नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री मनोज भट्ट। भट्ट साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सर एक तरह से शुभकामनाएं आपको, क्योंकि क्राइम ग्राफ नीचे आया है। हाँ जी, इस वर्ष क्राइम ग्राफ ओवरऑल जो है उसमें कमी देखी जा रही है। बाकी जनवरी में जब पूरे साल के आंकड़ों का आंकलन होगा तब पूरी तरह स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि 2014 में एक बार ये कहा जा रहा था कि बढ़ा है, तो अब जो कंपैरिजन आ रहा है वो 2014 से आ रहा है या पिछले कुछ वर्षों का आता है सर? मुख्यतः 2014 से और कुछ 2013 से भी। कई बार सर आलोचक ये भी कहते हैं कि पता नहीं वाकई घटा है या रिपोर्ट लिखनी बंद कर दी है। रिपोर्ट लिखनी बंद करने की तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल और भी बहुत एवेन्यूज़ हैं अपनी शिकायतें पहुंचाने के लिए। लोग व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ईमेल से, फैक्स से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर और फिर कोर्ट्स के मार्फत भी शिकायत कर सकते हैं। अगर थाने पे कहीं मुकदमा दर्ज समय में नहीं होने की शिकायत हो तो जहाँ एक तरफ ओवरऑल रजिस्ट्रेशन में कमी दिख रही है, अगर ऐसा हो रहा होता तो कोर्ट्स में जाने से आने वाले अस्तिकासों की संख्या में कमी नहीं आती। रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत मेजर कंसर्न है। आपसे पहले भी आमने सामने में चर्चा हो चुकी है इस बारे में, और आपने तब डीजीपी साहब का भार आप संभालने वाले थे। आप इस पे बहुत कंसर्न रहते हैं क्योंकि सर, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा कारण ये नहीं है कि हम लोग कानून नहीं मानते? जो हम अध्ययन करते हैं रोड एक्सीडेंट्स का, उससे ये बात सामने आती है कि सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एरर, यानी कि चालक की रोड का इस्तेमाल करने वाले की गलती। तो फिर तो सर ये डेफिनेटली 100% आपके दायरे में आता है। ये 100% जनता के खुद के दायरे में आता है। जो नियम बने हैं सड़क सुरक्षा के, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी पालना न करना लोग अपनी शान मानते हैं। क्यों है सर ये कभी समझ नहीं आया। ये मेंटालिटी मुझे भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये नियम केवल आपका चालान काटकर और जुर्माना भरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि अगर सड़क पर चौराहों पर जहाँ लाल बत्ती है, अगर वहाँ पुलिसमैन कहीं खड़ा हो तो शायद ही कोई रुकेगा। मैं खुद इसका अनुभव कर चुका हूँ कि जब मैं लाल बत्ती पे रुका होता हूँ, जब मैं इस ओहदे पे नहीं आया था और मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में, लोग मुझे क्रॉस करके जाते थे और ऐसे अजीब सी निगाह से दिखते थे कि ये क्यों, किस लिए खड़े हुए हैं। और दूसरा ये जैसे हेलमेट का यूज़ है या सीट बेल्ट का यूज़ है, ये अगेन दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द यूज़र। अगर आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी और एक्सीडेंट हो जाता है तो अधिकांश गाड़ियों में सिस्टम ऐसा होगा कि वो अगर एयरबैग भी है तो वो नहीं खुलेगा, और एयरबैग ना भी हो, सीट बेल्ट से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो हम इन्फोर्स करते हैं तब ही लोग उसको मानते हैं। और अपने आप अगर जागरूकता आ जाए कि सब हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, उससे अच्छा तो क्या होगा। तो इन्फोर्समेंट की और इस तरह की ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। चलिए दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करते हैं। दो तरह की प्रॉब्लम सर सामने आ रही है। एक तो दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स, इनफैक्ट ये जयपुर आगरा पे भी हो रहा है, अपन लोग उदयपुर की तरफ जाते हैं वहाँ भी हो रहा है। अच्छी बनी है, हाँ। उन पे स्पीड कंट्रोल नहीं करना, लेन में नहीं चलना, बिल्कुल, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सर एक तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा अभी बहुत सारी ऐसी चोरी और डकैती की वारदातें भी आगे आई हैं। तो हाईवेज पे कंट्रोल करने के लिए आपका क्या प्लान है, हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आजकल सड़क से सफर सब लोग करते हैं, लेकिन जब हम लोगों को कोई रोके और हमारे को एक तरह से होस्टेज लिया जाए, फिर पता चलता है जी मारपीट भी हुई है, गाड़ी भी लेके भागे, एटीएम का भी हुआ, परिवार के साथ लोग ट्रैवल करते हैं, कई इंसिडेंट्स सर सामने आए हैं। कुछ प्लान्स हैं सर दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर या एनी हाईवे के ऊपर, स्टेट हाईवेज के ऊपर कंट्रोल के?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी कुछ महीनों पहले, बल्कि हाल ही में एक के बाद एक 9 वारदातें हुई जयपुर दिल्ली हाईवे पे। और हमने चिन्हित तो कर लिया था कौन सा गैंग है। ये हरियाणा एक ही था, एक ही गैंग है, हरियाणा के मेवात क्षेत्र के लोग हैं। और फिर हमने हरियाणा पुलिस का सहयोग मांगा और हमने वहाँ पे पहली बार उस गांव में रेड हुई हरियाणा पंप जाके, जहाँ पे करीब 1000 पुलिसकर्मी गए रेड देने। तो उस गिरोह के सरगना को लाए, कुछ और साथियों को भी लाए हैं, उनको गिरफ्तार किया है, लूट का माल भी बरामद हुआ है। अभी कुछ लोग उस गैंग के बाकी हैं। उन दिनों हमने पेट्रोलिंग भी बहुत बढ़ाई थी। सारे वो कच्चे रास्ते जिनको इस्तेमाल करके ये हमारी नाकाबंदी को तोड़ के भाग जाते थे, उनको भी कवर किया। और उसी के चलते हमको सूचनाएं मिली कि कौन से लोग हैं, किस गाड़ी में आते हैं, क्योंकि हर बार गाड़ी बदल के आते थे और उसमें कुछ सदस्य उस गैंग्स के भी बदल के आते थे। हरियाणा में भी उनकी तलाश थी, वहाँ पे भी उन्होंने खूब वारदातें की है। इसी तरह का एक बार घटनाक्रम करीब 2010 और 2012 में भी हुआ था। हालांकि उस वक्त वो जो गैंग पकड़ी गई थी वो हरियाणा की नहीं थी, राजस्थान की तो नहीं थी, पर हरियाणा की भी नहीं थी, वो एक कालबिलिया गैंग थी। तो इस तरह की कभी कभी ऐसा फेज आ जाता है। जब आपने पेट्रोलिंग बढ़ाई तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक्सीडेंट्स भी कम होने लगे हैं हाईवे पे? क्योंकि देखिए एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, कई बार ओवर स्पीडिंग, और जैसे आपने कहा कि भाई लेन्स वगैरह हर आजकल सब लेन में ट्रक चल रहे होते हैं, 3 लेन है तो तीनों में ट्रक चल रहा होगा, तो गाड़ी वाला ऐसे करके बीच में निकालता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गाँव वगैरह में कोई क्रॉस कर रहा है, उल्टी तरफ से मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रॉले बहुत आते हैं। क्या आपकी पेट्रोलिंग से आपको ऐसा लगा कि उस टाइम पे एक्सीडेंट्स की वारदातें भी कम होने लगी? बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारी जो पेट्रोलिंग और नाकेबंदी थी ये रात को होती थी। रात को इस प्रकार का ट्रैफिक वैसे भी नहीं चलता। बिल्कुल सही। अब आपने सड़क की और ख़ासतौर से NH8 की बात उठाई है, तो मैं आपके से शेयर करना चाहूँगा। आज ही हमने हमारे अधिकारियों के साथ बात करके जो हमारा सेंटर फॉर रोड सेफ्टी है उसको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे में जयपुर दिल्ली के बीच में 100 किलोमीटर का एक पैच आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उसकी मैपिंग कर रहे हैं। और उसमें जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, NCC, NSS, ट्रॉमा सेंटर्स, इन सबको हम इकट्ठा करेंगे, PWD, ट्रांसपोर्ट। ओके। और वहाँ पर अभी क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या समस्याएं हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस चीज़ की ज़रूरत है, सस्टेनेबल क्या हो सकता है। तो इसलिए एक सस्टेनेबल मॉडल बनाएंगे जी, और जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करे ऐसा, और उसको देखेंगे, हम स्टडी करेंगे कि उस पायलट प्रोजेक्ट के चलते क्या फ़र्क पड़ा। और वो सक्सेसफुल अगर होता है, मुझे भरोसा है कि होगा, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा उसमें, तो उस 100 किलोमीटर के जो मॉड्यूल्स हैं वो हम दूसरी ससेप्टेबल हाईवे जो किलर हाईवे के रूप में मानी जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पर लागू करेंगे। तो अगले वर्ष का हमारा एक रोड मैप ये भी है। दूसरा, पुलिस और अगेन सेंटर फॉर रोड सेफ्टी मिलके डिज़ास्टर मैनेजमेंट विभाग के सहयोग से, जो कि हमारे गृह मंत्री महोदय के ही अधीन है, हमने एक प्रोजेक्ट दिया है जहाँ पे हम आम नागरिकों को उनकी जो सड़क सुरक्षा के विषय में कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप्स लगाएंगे पूरे स्टेट में। गत वर्ष भी लगाई थी हमने, यानी कि इस साल के शुरू में लगाई थी। सर, एक चीज़ और है जिसके ऊपर आपने काफ़ी सख्ती करी है, और वो है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वहाँ पर आपने एक तरह से उसको कंट्रोल करने में और काफ़ी सक्सेस भी हासिल हुआ है। We have some success stories in जयपुर रेंज, बीकानेर रेंज, भरतपुर रेंज, उदयपुर रेंज। हर रेंज में कहीं ना कहीं कुछ जहाँ उस एरिया स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उस पर हमने अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है, और आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती इसमें की जाएगी। सर, मैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी मानती हूँ, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में, मैं हो सकता मैं गलत हूँ, मैं तो एक लेमैन का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, कि उसमें यूथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, और वैसे ही एक वो रेबिलियन की भावना होती है, फिर थोड़े से डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, तो गलत राह पे बहुत जल्दी चल पड़ते हैं हमारे युवक। तो
आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इसमें कहीं ना कहीं युवा के लिए आगे चल के अगर ये चीज़ पे अंकुश लगेगा तो हमारी आने वाली जनरेशन जो उस एरियाज़ की है उनके लिए बेटर रहेगा? डेफिनेटली यूथ में टेंडेंसी बढ़ी है ओवर द इयर्स में, देख रहा हूँ, क्योंकि एक इन जनरल एक वैल्यूज में बदलाव आया है। गेट रिच क्विक, इंटरनेशनली देखा है जी हमने, तो ग्लोबल फिनोमेना है। बहुत हद तक इसमें टीवी, इंटरनेट, इन सब का योगदान है। और गाहे बेगाहे क्रिमिनल ग्लोरीफाई भी हो जाता है कभी कभी, तो भी अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल प्रेशर और जो फैमिली प्रेशर हुआ करता था, जो यूथ को भटकने से रोकता था, वो अनफॉर्चुनेटली कम हो गया। अब बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना आ गया है। जॉइंट फैमिली का जो प्रेशर था वो कम हो गया, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के चलते यूथ को डायरेक्शनलेस होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सर, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ISIS जैसी संस्था, जिसका सबको दिख रहा है कि बिल्कुल ही मॉरली ज़ीरो संस्था है और कोई उसकी ठीक सीख नहीं है, लेकिन उसकी तरफ भी हमारा यूथ अट्रैक्ट हो रहा है। और उसके कारण और कोई नहीं है, केवल यही है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसको किसी धर्म विशेष का इशू नहीं मानती, मैं इसको एक सामाजिक और हमारे नौजवान गुमराह होने का इशू मानती हूँ कि हमारा नौजवान आज गुमराह हो रहा है। क्या राजस्थान सरकार, जो ये ISIS का एक तरह से एक चैलेंज आज भारत में आके खड़ा हो गया है, राजस्थान भी हमारे सामने है, क्या हम लोग इसको डील करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल डील करेंगे और इस दिशा में हमारा योजना भी है। केंद्रीय एजेंसियों से भी हम तालमेल में हैं और केंद्र भी इस बारे में चिंतित है और जागरूक है। राज्य सरकार भी पूरी तरह से इसमें जागरूक है और कंसर्न्ड है। यूथ का जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सही है और सरप्राइजिंगली एजुकेटेड यूथ भी अट्रैक्ट हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जरिया है वो इंटरनेट है। बिल्कुल, उसका वो मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। उससे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उसका असर यूथ में देखने को आया है भारत में। मैं ये आपसे शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार का शेयर करना बाधक नहीं होगा, कि राजस्थान में ISIS की कोई पैठ नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है अभी तक सामने आई। जो एक अपवाद स्वरूप अभी केस हुआ है, उसका भी राजस्थान में किसी से संपर्क नहीं है। ये एक अच्छी बात है और हम इस बारे में सतर्क हैं। और मैं चाहूँगा कि जो परिवार हैं, हाँ, बिल्कुल, वो बहुत सतर्क रहें। अपने जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको मार्गदर्शन देते रहें, उनको गेनफुली जो है एंगेज करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। उसमें हमारी मदद किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो हमें बिल्कुल संपर्क करें। हम अगले वर्ष यूथ को पुलिस से जोड़ने की एक योजना बनाने सोच रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो अगर मूर्त रूप ले लेती है तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग जुड़ें उससे और उसको प्रचार मिले, उसको पब्लिसिटी मिले। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, हम हमेशा इस चीज़ में आपका साथ देंगे। बिल्कुल, आपने रोड सेफ्टी में भी हमारा बहुत साथ दिया। बिल्कुल जी, 100% ETV बिल्कुल समर्पित है कोई भी अगर ऐसा जन कल्याण का कार्य होता है। DGP साहब, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कुछ आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि बाकी फोर्सेस के साथ राजस्थान पुलिस या किसी भी पुलिस को कंपेयर करना गलत रहता है, क्योंकि बाकी फोर्सेस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रूप ले रही है और उससे किस तरह राजस्थान पुलिस और स्ट्रांग होगी? एक ब्रेक के बाद। मुझे पता है आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं DGP साहब से कि सर, पुलिस की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कुछ स्ट्रक्चर्ड रूप आ गया है? पुलिस में ट्रांसफ़र पॉलिसी कई वर्षों से है। अच्छा सर, हमें तो लगा था सर ये सिर्फ राजनेताओं की अपनी मर्जी से चलती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे महकमे में बिल्कुल पॉलिसी है और आज से नहीं, कई वर्षों से है। अभी गत वर्ष ही उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ समय के साथ जो समझा गया ज़रूरी है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जो कांस्टेबल भर्ती होता है किसी ज़िले में,
और वो किसी दूसरे जिले का रहने वाला है, गृह जिला उसका कोई और है, तो ये नहीं कि वो वहाँ भर्ती हो गया तो उसके बस थोड़े दिन बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद अपने गृह जिले में ट्रांसफ़र करा सकता है। पहले ये मिनिमम था, उसको 7 साल रहना पड़ता था, अब उसको बढ़ा के 15 साल कर दिया गया। तो 15 साल से पहले वो अपने गृह जिले में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार हर रैंक पे उसकी समस्या ये होती थी कि कुछ जिले ऐसे थे जहाँ पे दूसरे जिलों से लोग भर्ती हो जाते थे, क्योंकि उनके गृह जिले में कंपटीशन ज़्यादा होता था, और फिर वो अपने ट्रांसफ़र करा के वहाँ जाने की उसमें रहते थे। तो ये जो जिले थे ये हमेशा डोनर जिले ही रहते थे, तो लूजर जिले रहते थे, तो यहाँ वैकेंसी की प्रॉब्लम बनी रहती थी। बिल्कुल सही। तो उसको थामने के लिए इस तरह की उपाय किए गए। इसी प्रकार हर रैंक में एक सीमा निर्धारित की गई है कि किस रैंक का व्यक्ति किसी जिले में, किसी रेंज में कितने वर्ष तक रह सकता है, उसके बाद उसको छोड़नी ही पड़ेगी। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो समय समय पर वक्त के ज़रूरत अनुसार उनमें चेंज थोड़ा बहुत लाते रहते हैं, पर ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये पुलिस विभाग में ऑलरेडी कई सालों से है। आप नहीं मानते कि सर बहुत हद तक राजनेताओं की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर पुलिस वालों के ट्रांसफ़र होते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ये ज़रूर है कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें जनप्रतिनिधियों को कहने का अधिकार है। अगर कोई उनके क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहा है उसकी शिकायत करने का अधिकार है। वो तो सर जनता को भी है, जनता को, तो जनता, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं वो। बिल्कुल। तो उसको वो अगर वो सही है तो उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है, वो भी फर्ज बनता है। दूसरा, अगर उनको लगता है कि मेरे क्षेत्र के लिए कोई फलां अधिकारी उपयुक्त रहेगा, अब हो सकता है कई बार सही हो, कई बार नहीं हो सही, पर वो तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट जेन्युइन है, सही है और मेरिट पे है, तो जस्ट बिकॉज किसी जनप्रतिनिधि ने कहा है हम नहीं माने, ये प्रजातंत्र में ज़रूरी नहीं है और संभव भी नहीं। और अल्टीमेटली अगर गलत आदमी को पोस्टिंग करवा ली उन्होंने किसी वजह से, उदाहरण के तौर पर, तो उसकी जो सारी गलतियां हैं उनका ठीकरा तो उनके ऊपर ही गिरेगा, उनके ऊपर ही आएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान उनको भी होगा, ये सब समझते हैं। तो अमूमन वो इस तरह की से बचते हैं कि किसी गलत आदमी की सिफारिश करें। आजकल हर डिपार्टमेंट में एक अपना इंटरनल, हम लोग उसको ऑडिट कह लें या विजिलेंस कह लें, होता है, पुलिस में भी है। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार गत वर्षों को देखते हुए धीरे धीरे करके कम हो रहा है या बढ़ रहा है राजस्थान पुलिस में? भ्रष्टाचार कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका कोई नापने का पैमाना तो मेरी समझ में तो आज तक कभी संभव नहीं हुआ है। ये मोर ऑफ अ परसेप्शन की चीज़ है। ये परसेप्शन तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि बढ़ रहा है। मैं समाओ ये इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि बढ़ रहा है, पर हाँ है, ये भी मैं मानता हूँ। जिस तरह हर परिवार में हर समय सभी सपूत नहीं होते, कुछ न कुछ परिवारों में कुछ कपूत भी होते हैं, उसी प्रकार हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा है, और पुलिस भी उससे अछूती नहीं है। हमारे यहाँ भी भ्रष्टाचार करने वाले कुछ ब्लैक शीप हैं। आपको क्या लगता है सर कि क्या तरीका है? पनिशमेंट या मोटिवेशन या हायर सैलरीज एंड पर्क्स? नो, पनिशमेंट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और बस सर कई तो आजकल राजनेता ये कहते हैं कि भैया तनख्वाह कम होने की वजह से भ्रष्टाचार होता है। देखिए, ऐसा है तो फिर 100% भ्रष्टाचारी होनी चाहिए थे हर महकमे में। ऐसा क्यों कि भ्रष्टाचारियों की संख्या माइनॉरिटी में है, दूसरे जो मेजॉरिटी में ईमानदार लोग हैं, पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं, सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो भी उसी सैलरी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। ये तो एक ग्रीड है कुछ लोगों में जो होती है कि मैं अपने ही नहीं, अपने पीढ़ी और पीढ़ी दर पीढ़ी का इंतजाम कर दूं। इस ग्रीड का तो कोई इलाज नहीं है, एक्सेप्ट पनिशमेंट। एक्सेप्ट पनिशमेंट। पूरा पुलिस का महकमा राजस्थान का आपके अंडर आता है, आपको देखता है। आप क्या मानते हैं कि आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक पुलिस वाले के लिए? क्या ये है कि वो भ्रष्टाचार से दूर रह के ईमानदारी से नौकरी करे? क्या ये है कि वो अपना धर्म और जाति को भूलकर केवल पुलिस की नौकरी करे? क्या ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट और हर एक चीज़ को किसी तरह अलग रख के एक जेंडर सेंसिटिव इंसान होके केवल कानून के तर्क पर काम करे? क्या चैलेंज है? कोई एक चैलेंज को पिन पॉइंट करना तो संभव नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है। इनफैक्ट आपने जो बातें कही वो सभी चैलेंजेस हैं। क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर कि मैं फला फला जाति का हूँ, मैं फला फला धर्म का हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा वो परसेप्शन कलर करता है जब मुझे पुलिस की यूनिफॉर्म वर्दी पहनकर
उतरना पड़ता है नीचे। जैसा कि भ्रष्टाचार के संबंध में मैंने जिक्र किया कि कुछ माइनॉरिटी में कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे लोग हैं, वही बात मैं इस मुद्दे पे भी दोहराना चाहूँगा। अधिकांश लोग अपने वर्दी पे गर्व करते हैं। एक बार जब हमने वर्दी पहन ली तो हमारी फिर जाति और धर्म नहीं है, वर्दी ही हमारा धर्म है। ये हम ट्रेनिंग से ही इन बातों को अंदर आत्मसात कराने की कोशिश करते हैं। वर्क एनवायरनमेंट में भी इस तरह का हम देने की कोशिश करते हैं कि हम ही एक दूसरे का सहारा है। और इसलिए ये भावना लाना कि मैं पहले उस जाति का हूँ फिर पुलिस का हूँ, इसका उलट करने के हम प्रयास करते रहते हैं कि पहले मैं पुलिस वाला हूँ फिर मैं उस जाति का हूँ। हाँ, बिल्कुल आपने ये सही कहा सर कि अपनी वर्दी के ऊपर फक्र होना चाहिए। इसलिए सर जब अगर वर्दी पहन के पुलिस वाले जब कानून तोड़ते हैं, और आजकल तो सर फट सी फोटो आ जाती है कि बिना हेलमेट के जा रहे हैं, या कोई भगवान नहीं करे लिकर वगैरह पी के कहीं ऐसी स्टेट में पड़े हैं वर्दी पहन के, तो सर वो वर्दी का अपमान तो है ना। प्रैक्टिकली यही होता है, क्योंकि किसी थाने के एक सिपाही ने इस तरह का कर दिया तो पूरा थाना बदनाम होता है। सही बात है। तो उसके जो साथी हैं वही उस पर अंकुश लगाते हैं, वही उसको प्रताड़ित भी करते हैं, और उसकी शिकायत भी फिर अल्टीमेटली जब उनसे नहीं पार पड़ती है तो वही उसकी शिकायत ऊपर अपने अधिकारियों को करते हैं। और ऐसी घटनाएं बिल्कुल वर्दी का अपमान है, घोर अपमान है, और कम होती है सर, कोई मेजॉरिटी में नहीं होती है, और इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर मानते हैं। जो एक आपने आज एक लाइन कही वो हम लोगों के साथ रहेगी कि वर्दी ही हमारा धर्म है, और राजस्थान पुलिस हमेशा हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाट साहब। शुक्रिया। तो ये थी खास बातचीत डीजीपी राजस्थान के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।